आखिर एक राजा ने अपनी बेटी का विवाह एक भिखारी के साथ क्यों कर दिया? दर्शक बंधुओं, आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही रोचक होने वाला है। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और बड़ी ही अद्भुत है। मित्रों, आज की इस कहानी में एक राजा ने आखिर अपनी पुत्री का विवाह एक गरीब भिखारी के साथ क्यों कर दिया? दोस्तों, मात्र ऐसा कोई पिता ही होगा जो अपनी पुत्री का विवाह एक गरीब भिखारी से कर दे। मित्रों, हर पिता अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छे घराने में करना चाहता है, परंतु आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक राजा ने अपनी पुत्री का विवाह एक भिखारी के साथ कर दिया? श्रोता बंधुओं, आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। ये कहानी बड़ी ही रोचक और बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। मित्रों, जो भी दर्शक बंधु आज हमारे इस चैनल पर मेहमान बनकर आए हैं, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। और यदि अभी तक आप लोगों ने ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले दर्शक बंधुओं, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है और हम इसी तरह रोचक और ज्ञानवर्धक तथ्यवर्धक कहानियां लाने का प्रसंग लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आइए आप सभी मित्रों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस ज्ञानवर्धक और रोचक प्रसंग को शुरू करते हैं। मित्रों, सिकंदरपुरी नगरी में एक भानु प्रताप नाम का एक राजा हुआ करता था। दोस्तों, वह राजा बड़ा ही योद्धा और बड़ा ही प्रतापी था। उस राजा ने अपने जीवन में कभी भी किसी पाप आत्मा को नहीं सताया और हमेशा अपने जीवन को दान धर्म और अच्छे कर्मों में लगाया। दोस्तों, वह राजा अपने प्रजा के सुख और दुखों को देखने के लिए हर महीने में एक बार अपने भेष को बदलकर, अपने कपड़ों को बदलकर, एक राजा के जीवन को छोड़कर एक फकीर का जीवन अर्थात उसके कपड़े पहनकर पूरे राज्य में भ्रमण किया करता था और राज्य के लोगों की व्यवस्था को देखा करता था कि आखिर राज्य में लोग किस तरह रहते हैं, लोगों का जीवन किस तरह से गुजर रहा है। दर्शक बंधु, इस तरह से ऐसे राजा को पाकर पूरा राज्य बहुत प्रसन्न था, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई घर नहीं था जिनके घरों में चूल्हा ना जलता हो। मित्रों, इस तरह से उस राजा के 7 पुत्रियां थी। राजा ने अपने जीवन में कभी भी पुत्री को पाकर दुखी नहीं हुआ, क्योंकि राजा ने हमेशा ही अपने जीवन में पुत्र और पुत्री दोनों को ही समानता दी है। दर्शक बंधुओं, वह राजा अपनी पुत्रियों को पाकर भी बहुत प्रसन्न था। दोस्तों, राजा का सारा समय हमेशा अपने राजकाज के काम में ही बीत जाता था। उसे इतना समय नहीं मिलता था कि वह कुछ समय बचाकर अपनी बेटियों के साथ रहे। दोस्तों, और इसीलिए हमेशा राजा की बेटियां अपने पिता से दुखी रहा करती थी, परंतु उन सभी को पता था कि हमारे पिता एक राजा हैं और उनके ऊपर राजकाज का बहुत भार होता है, जिसकी वजह से वे अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता सकते। दर्शक बंधुओं, अब तो धीरे धीरे काफी समय बीतता रहा। अब राजा की 7 पुत्रियां पूरी तरह बड़ी हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी। दोस्तों, और यह बात तो सत्य है कि जब बेटी जवान हो जाती है तो उसका विवाह करना एक पिता का फर्ज बनता है। दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि बेटी तो सदा ही पराई होती है और उसको पराये घर भेजना एक पिता का धर्म और कर्तव्य दोनों होता है। श्रोता बंधुओं, और इसीलिए अब तो राजा को अपनी बेटी के विवाह के लिए भी बड़ी चिंता सताने लगी। दोस्तों, फिर एक दिन राजा ने सोचा कि मेरी 7 बेटियां हैं, उनमें से मेरी सबसे बड़ी बेटी का मैं विवाह करूंगा
क्योंकि वही अभी विवाह योग्य है। दोस्तों, अब तो एक दिन राजा ने अपनी बेटी के पास जाकर अपनी बेटी से कहा, बेटी, अब तुम पूरी तरह से जवान हो चुकी हो और मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूं। बेटी, तुम्हें तो पता है कि एक बेटी का विवाह करना एक पिता का फर्ज होता है। बताओ, क्या तुम विवाह करना चाहती हो? श्रोता बंधुओं, अब तो राजा की वह सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम सुगनावती था, वह अपने पिता भानु प्रताप से कहती है, पिताजी, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहती और आप ही बताइए, आखिर मैं विवाह कर कर क्या करूंगी? क्या इस तरह से मुझे वहां पर सुख मिलेगा? क्योंकि आसपास के सभी राज्यों में सबसे धनी राजा आप ही हो और पिताजी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा सुख, ऐसे राजपाट मुझे कहीं और जगह मिलेंगे। दोस्तों, अब तो राजा ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, तुम्हें विवाह तो करना ही होगा, क्योंकि इस तरह तो गांव के लोग, राज्य के लोग मेरा मजाक बनाएंगे। और बेटी, हर पिता का एक कर्तव्य होता है कि वह अपनी बेटी का विवाह करे, अपनी बेटी के हाथ पीले करे। दोस्तों, अब राजा की छोटी सबसे बड़ी बेटी सुगनावती ने कहा, पिताजी, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे आप कीजिए। दोस्तों, अब तो राजा ने दूसरे ही दिन अपने एक मंत्री से कहकर आसपास के 52 राज्यों में राजाओं के यहां और राजकुमारों के यहां संदेश भिजवा दिए कि हमारी बेटी का हम स्वयंवर करना चाहते हैं और सभी राजकुमार हमारे महल में पधारे। दर्शक बंधुओं, अब तो दूसरे दिन का भोर होते ही राजा के महल में बड़े बड़े राजा और महाराजा आ जाते हैं। दोस्तों, तभी वहां पर एक सबसे धनी राजा, जिसका नाम सुदामा था, वह भी उस राजा के यहां आया हुआ था। दोस्तों, अब तो राजा के महल में, राजा के दरबार में हजारों राजाओं की और राजकुमारों की संख्या में लोग बैठे थे। तभी राजा ने उस सुदामा नाम के राजकुमार को बुलाया और अपनी बेटी से कहा कि बेटी, क्या तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता? दर्शक बंधुओं, राजा की बेटी सुगनावती ने जैसे ही उस सुदामा राजकुमार को बुलाया और उसको देखा, तो उसकी लंबी लंबी दाढ़ी और लंबी मूंछों को देखकर उसका मजाक बनाने लगी और जोर जोर से खिलखिलाते हंसते हुए उस सुदामा नामक राजकुमार के सामने ही अपने पिता से कहती है, पिताजी, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं इस बूढ़े आदमी से विवाह करूंगी? आपने सोच ही कैसे लिया? देखो, इसकी कितनी लंबी लंबी मूछें हैं और इसके पैर कितने लंबे हैं, कितनी लंबी इसकी दाढ़ी है। मुझे तो ये कोई फकीर ही लगता है। मैं इससे मरते दम तक विवाह नहीं करूंगी। दर्शक बंधुओं, अब तो राजा ने अपनी पुत्री के मुख से इस बात को सुनकर उस राजकुमार सुदामा और अपने लिए बड़ी ही बेइज्जती की बात सुनी। तो राजा को अपनी बेटी के खिलाफ ऐसी बातें करते हुए अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, तभी राजकुमार सुदामा ने राजा भानु प्रताप से कहा, महाराज, आपकी बेटी ने इस तरह भरे दरबार में मेरा मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया। आपको इसका दंड अवश्य भुगतना ही पड़ेगा। दर्शक बंधुओं, अब तो राजा भानु प्रताप ने अपनी बेटी की ऐसी बातों को सुनकर अपनी बेइज्जती सुनी। तो राजकुमार सुदामा अब तो महल को छोड़कर अपने राज्य की ओर लौट गए। दोस्तों, उधर राजा भानु प्रताप ने भरे दरबार में यह ऐलान कर दिया कि अब मैं अपनी इस बेटी का विवाह किसी अच्छे राज्य में और किसी राजा के साथ नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपनी बेटी का विवाह एक फकीर के साथ करूंगा, क्योंकि यह राजकुमार और रानी जैसा जीवन पाने के योग्य नहीं है। आज इसने भरे दरबार में राजकुमार सुदामा का मजाक बनाया है और इसका दंड
इसे अवश्य भुगतना ही पड़ेगा। श्रोता बंधुओं, अब तो राजा भानु प्रताप ने अपने एक सेनापति को बुलाकर सेनापति से कहा, सेनापति, सुबह भोर के समय 4 बजे हमारे राज्य के बाहर तुम्हें कोई भी दिखे, चाहे मनुष्य हो या चाहे जानवर हो, चाहे भिखारी हो या चाहे धनवान हो, तुम उसे यहां ले आना। अब तो उसी के साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। श्रोता बंधुओं, अब राजा भानु प्रताप ने अपनी बेटी का ऐसा घमंड तोड़ने के लिए भरे दरबार में यह ऐलान कर दिया। दर्शक बंधुओं, अब तो रात्रि के 4 बज गए और रात्रि के 4 बजते ही वह राजा का सेनापति राज्य के बाहर जा खड़ा हुआ। दोस्तों, उसके बाद राज्य के बाहर जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर, एक भिखारी वहां पर भ्रमण कर रहा है। श्रोताओं, अब तो वह सेनापति उस भिखारी फकीर को लेकर राजा के वहां दरबार में पहुंच गया और राजा से कहा, महाराज, हमें आज सुबह भोर 4 बजे के समय यह फकीर वहां पर घूमता हुआ दिखा था, तो हम इसे ही उठा लाए। दर्शक बंधुओं, अब तो राजा भानु प्रताप ने अपनी बेटी का घमंड तोड़ने के लिए उस भिखारी के साथ अपनी बेटी सुगनावती का विवाह कर दिया। दोस्तों, सुगनावती अपनी ऐसी दुर्दशा को देखकर फिलक फिलक कर रो रही थी और अपने पिताजी से कह रही थी कि पिताजी, मैंने उस राजकुमार का मजाक नहीं बनाया, बस मैं तो इसी तरह आपसे बातें कर रही थी, परंतु मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसमें आपका अपमान होगा। श्रोता बंधुओं, राजा भानु प्रताप ने अपनी पुत्री सुगनावती की एक नहीं सुनी और अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद अपनी पुत्री से कहा, बेटा, आज के बाद ये भिखारी और यह फकीर ही तुम्हारा पति है। आज के बाद तुम हमारे राज्य में पुनः कभी लौट कर मत आना, क्योंकि तुम इस राजकाज के योग्य नहीं हो और इस भिखारी फकीर के साथ रहकर अपने जीवन को बिताना। और हां, यदि यहां से जाने के बाद तुमने इस भिखारी फकीर को छोड़ दिया या इसे धोखा दे दिया तो तुम्हें फांसी का दंड दिया जाएगा। दर्शक बंधु, अब तो राजा ने अपनी बेटी को अपने महल से विदा कर दिया। उधर वह भिखारी अपनी पत्नी अर्थात राजा की उस पुत्री सुगनावती को लेकर अपनी झोपड़पट्टी की तरफ चलता गया। दोस्तों, धीरे धीरे जब वे रास्ते से चल रहे थे तो सुगनावती बहुत थक गई थी, तो उसे एक अच्छा सा बाग दिखा और उस अच्छे से बाग को देखकर सुगनावती ने उस भिखारी फकीर से कहा, मैं बड़ी थक चुकी हूं, मुझे थोड़ी देर विश्राम करना है, चलो हम इस बाग में जाकर बैठ जाते हैं। श्रोता बंधुओं, उस भिखारी ने अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर अर्थात राजकुमारी की इस बात को सुनकर राजकुमारी से कहा, अरे राजकुमारी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको पता है यह बाग उसी राजकुमार का है जिसका आपने भरे दरबार में अपमान किया था, और यदि उसको इसका पता चल गया कि आप उन्हीं के बाग में बैठे हो तो वह राजकुमार तो हमें फांसी के फंदे पर ही चढ़ा देगा। नहीं, आप यहां से आगे चलिए। श्रोता बंधुओं, अब तो अपने भय के मारे राजकुमारी सुगनावती अपने उस फकीर पति के साथ जंगल के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। मित्रों, आगे चलकर राजकुमारी को फलों से भरा एक बड़ा खेत दिखा। दोस्तों, उस फलों से भरे खेत को देखकर राजकुमारी ने अपने पति उस फकीर से कहा, देखिए कितना बड़ा फलों का बाग लगा है और मुझे भूख भी लगी है, चलिए कुछ फल खा लेते हैं। श्रोता बंधुओं, तभी उस फकीर ने कहा, राजकुमारी, मुझे लगता है कि आप मुझे मरवा कर ही छोड़ेंगी। आपको पता है यह फलों का बाग उसी राजकुमार का है जिसका आपने अपमान किया था। इस बाग में तो पंछी भी अपने पर नहीं मारते, तो सोचो हम इससे फल कैसे खा पाएंगे? नहीं,
कहते हैं कि आपत्ति आते ही विपत्ति से बचकर भागना बुद्धिमानी मानी जाती है, और ऐसे समय में जो मनुष्य अपना पैर फंसाता हो उसे मूर्खी माना जाता है। राजकुमारी, हमें यहां से आगे बढ़ना चाहिए। श्रोता बंधुओं, अब तो वह राजकुमारी अपने कर्मों को कोसते हुए उस बूढ़े फकीर के साथ, उस भिखारी के साथ, अपने पति के साथ उस झोपड़पट्टी पर पहुंच जाती है। श्रोता बंधुओं, झोपड़पट्टी पे जाते ही राजकुमारी अपने उस फकीर पति से कहती है, अजी सुनते हो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, थोड़ा भोजन लाइए। दोस्तों, अब तो उस फकीर ने राजकुमारी की तरफ हंसते हुए राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, यह आपका महल नहीं है, यहां पर कोई दास दासियां नहीं हैं जो आपको भोजन बना कर देंगे। ये लीजिए, मैं आपको आटा निकाल कर देता हूं, आप खुद भोजन बनाइए और हमारे लिए भी बनाइए। दोस्तों, फिर राजकुमारी ने उस बूढ़े फकीर से कहा, अरे ये तुम कैसी बातें करते हो, भला मैं तुम्हारे लिए भोजन क्यों बनाऊंगी। दोस्तों, फिर उस भिखारी ने कहा, राजकुमारी, मुझे लगता है कि आप अपने पिता अर्थात राजा भानु प्रताप का आदेश भूल गई हो, क्योंकि आपके पिता ने कहा था कि इस भिखारी के साथ रहने के लिए आपको एक पतिव्रता स्त्री का पूरा धर्म निभाना होगा। और भूलिए मत कि आपके पिताजी ने यह भी कहा था कि यदि आप एक पतिव्रता स्त्री होने का धर्म नहीं निभाओगे तो आपको फांसी का दंड दिया जाएगा। श्रोता बंधुओं, अब तो इस तरह से राजकुमारी उस आटे को खुद लगाती है और अपने उस फकीर पति के लिए और खुद के लिए भोजन बनाती है। श्रोता बंधु, अब तो वे दोनों भोजन कर लेते हैं और धीरे धीरे रात्रि का समय हो जाता है। तभी राजकुमारी अपने उस फकीर पति से कहती है, अजी सुनते हो, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, हमारा कक्ष कहां है। दोस्तों, तभी उस फकीर पति ने कहा, अरे राजकुमारी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, आखिर यहां पर कक्ष कहां से आएगा। इस पूरे वीरान जंगल में यही झोपड़ी मेरा घर है, तुम्हें यही नीचे सोना होगा। दोस्तों, अब तो राजकुमारी अपनी दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए और अपने फूटे कर्मों को कोसते हुए नीचे ही सो जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे 2-3 दिन बीत जाते हैं। तभी राजकुमारी अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, बहुत जोर से भूख लगी है, लाइए मैं खाना बना देती हूं। श्रोता बंधुओं, तभी वह फकीर पति राजकुमारी से कहता है कि राजकुमारी, कोई जरूरत नहीं है, आज भोजन नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैंने पहले थोड़ा बहुत आटा मांगकर इकट्ठा कर रखा था और उसी से हम 3-4 दिन से भोजन बना रहे थे, परंतु अब आटा खत्म हो गया है। ये लो, एक कटोरा तुम रखो और एक कटोरा मेरे पास है, हम दोनों भीख मांग कर आएंगे और उससे जो भी आटा मिलेगा उसी आटे को खाकर हम अपना गुजर बसर चलाएंगे। श्रोता बंधुओं, अब तो राजकुमारी ने अपने फकीर पति से कहा, अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं एक राजकुमारी हूं, भला मैं भीख मांगने क्यों जाऊंगी। दोस्तों, फिर उस फकीर पति ने कहा, राजकुमारी तुम भूलो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने कहा था कि तुम्हें अपने पति का हमेशा साथ देना है और तुम ये भूलकर भी अनजान मत बनो, तुम्हें यहां से हमारे साथ भीख मांगने चलना ही होगा। श्रोता बंधुओं, अब तो वह फकीर पति राजकुमारी को अपने साथ लेकर रोड पे जाकर बैठ जाता है। मित्रों, राजकुमारी अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए और भीख मांगने लगती है। तभी उसे अपने आप पर एहसास हो जाता है कि मैंने अपने पिताजी के सामने उस राजकुमार का अपमान कर बहुत गलत किया। दोस्तों, अब तो वे खूब सारा आटा मांगकर घर आ जाते हैं। मित्रों, उसके बाद दूसरे ही दिन वह फकीर पति राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, मैंने हमारी झोपड़ी के पास ही कुछ टमाटर के पौधे लगाए हैं,
और इनमें अभी फल आ गया है। मैं तुम्हें इन सभी टमाटरों को, इन सभी सब्जियों को एक टोकरी में तोड़ कर लाता हूं और तुम इन्हें अपने सिर पर रखकर शहर बेच कर आना। श्रोताओ, अब तो राजकुमारी को यह सुनकर अचंभा हुआ कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। भला मैं और ये सब्जियां बेचने शहर जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। उसके बाद वह फकीर पति जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा और उस राजकुमारी ने अपने पैरों के बल बैठकर और अपने सिर को अपने पैरों के अंदर देकर जोर जोर से रोने लगी और उस फकीर पति से कहने लगी कि तुमसे विवाह होना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मैंने अपने पिता के सामने एक राजकुमार का अपमान करके सबसे बड़ी भूल कर दी। यदि मैं उस राजकुमार का अपमान नहीं करती और घमंड के वश में आकर ये नहीं करती तो आज तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होता। दोस्तों, उसके बाद वह फकीर पति खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगता है और राजकुमारी से कहता है कि राजकुमारी, तो इसका मतलब है कि अब तुम्हें अपनी करनी पर पछतावा हो ही गया है। दोस्तों, उसके बाद वह फकीर पति अपने कपड़ों को खोलकर एक राजा के कपड़े पहन लेता है और अपनी लंबी लंबी सफेद दाढ़ी मूंछों को हटाकर एक राजा की तरह बन जाता है। दोस्तों, जब वह फकीर पति एक राजकुमार के वस्त्र पहनकर झोपड़ी से बाहर आता है तो वह राजकुमारी देखती है कि उसने जिस राजकुमार का अपमान किया था वह फकीर पति कोई और नहीं बल्कि वही राजकुमार है। और उस राजकुमार ने उस राजकुमारी के घमंड को तोड़ने के लिए ही उस राजकुमारी के पिता भानु प्रताप के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा था। दर्शक बंधुओं, तो इस तरह से अब उस राजकुमारी को अपनी करनी पर खूब पछतावा हुआ। उसके बाद वह राजकुमार अपनी पत्नी सुगनावती को लेकर अपने ससुर यानी कि भानु प्रताप के महल में जाता है। दोस्तों, भानु प्रताप राजा ने जैसे ही अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ आते देखा तो भानु प्रताप को अपनी बेटी के मुख की तरफ देखकर खूब हंसी आई और राजा भानु प्रताप ने अपनी बेटी सुगनावती से कहा, बेटा कहो, क्या तुम्हें अब अपनी करनी पर पछतावा है या नहीं? दोस्तों, तभी राजकुमारी सुगनावती ने अपने पिता के पैरों में गिरकर पिता से कहा, पिताजी, मैं आज भली भांति समझ गई हूं कि कभी भी लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने समय पर घमंड नहीं करना चाहिए। किसी ने सत्य ही कहा है कि हमेशा अच्छी फसल को कीड़े ही खाते हैं, हमेशा लाड प्यार से पाली गई संतान बिगड़ ही जाती है। दोस्तों, एक बात तो सत्य है, कहते हैं कि हमेशा अपने पैरों को देखकर ही चादर बिछानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सदा लंबे पैर चादर से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से जो संतान माता पिता के साहे से बाहर निकल जाती है तो वह कुलक्षणों में पड़कर अनियत कार्यों को करने लगती है। श्रोता बंधुओं, तो इस तरह से एक राजा ने अपनी पुत्री का विवाह एक फकीर के साथ कर दिया। दोस्तों, ये कहानी आप सभी श्रोता बंधुओं को कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मित्रों, एक बार पुनः मिलते हैं ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।